हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इससे रिलेटेड बाकी अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की और वीडियो देखना चाहते हो तो बिजनेस लॉ के आपको प्लेलिस्ट में जाना है। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी मिल जाएगी वीडियो और इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। और हर वीडियो के नीचे नोट्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा और वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं फिर। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को पहले अगर समझे, देखो टेक्निकली बता रखा है सेक्शन 9 में, अच्छे से बता रखा है सेक्शन 9 में कि होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा वैसे समझते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होता क्या है। देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब वो किसी ने बनाया, मान लो कि ए ने बनाया, ए मेकर था और इसको पैसे देने थे। एक्चुअली में ए मेकर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। और इसको पैसे लेने थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बनाता है उसको पैसे लेने होते हैं। तो वो बना रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज और उसने कहा कि आप पैसे बी को दे देना, ये पे ही हो गया। और सी जो है वो ड्रॉई है, उसने पैसे देने हैं किसको, बी को। बनाने वाला कौन था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ए। अब मान लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज खो गया, किससे, बी से। बी के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए तभी वो पैसे ले सकता है सीधे। अब बी के पास था ही नहीं, तो हुआ क्या, बी की जगह मिल गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज डी को। ठीक है, डी को मिल गया और डी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में कि भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया था, कुछ नहीं पता था उसे। और पीछे वाला जो जिसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, यानी कि जिसको पैसे देने थे, वो बंदा सही भी है फ्रॉड है, कुछ नहीं पता उसे। डी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल गया, तो डी को क्या बोला जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब कि जिसको एक्चुअली में कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल गया और उसको पीछे का पता नहीं है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो टाइटल था वो किसके पास था, वो टाइटल किसके पास था, यानी कि वो एक्चुअली में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मालिक के बारे में उसको नहीं पता कुछ भी। तो उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स बोला जाएगा कुछ, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में यही बोला जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन हु फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कोई अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन उसके अंदर है, बिकम द प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब क्या है कि होल्डर, यानी कि वो उसको एक्चुअली में आ गया, उसके पास है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन गया वो। और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर किसी को बीरर को पे करना है या किसी इंडोर्सी को पे करना है या फिर किसी पेई को पे करना है, जैसे इस केस में मैंने कोई एग्जांपल क्या होता है, पेई को पे करना था। पेई कौन था, बी। तो पेई को पे करना हो सकता है वो, या फिर कि बेरर को भी हो सकता है पे करना, या फिर कोई भी पर्सन इंडोर्सी, किसी को मान लो इंडोर्स करा था मैंने वो। तो वो अगर ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वो होल्डर कब बना, बिफोर द अमाउंट मेंशन इन द डॉक्यूमेंट बिकम्स पेबल, यानी कि अमाउंट अभी पे नहीं करी गई है, तो अमाउंट पेबल से पहले वो अगर होल्डर बन गया, विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टिंग इन द टाइटल ऑफ पर्सन फ्रॉम whom ही ड्राइव हिज टाइटल, यानी कि उसको नहीं पता पीछे कि बंदा, वो जो जिसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज था वो सही भी था कि बंदा नहीं था, उसको नहीं पता टाइटल ऑफ द पर्सन क्या था। एक्चुअल में एक ही ए ही मालिक था, एक्चुअल में बी को ही मिलना था या फिर एक्चुअल में किसी और को मिलना था, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, उसको बस मिल गया। तो उसे क्या बोला जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इस डेफिनेशन को एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमने डिसाइड कर रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बनेगी, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, कंसिडरेशन होनी चाहिए, वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो अब कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कंसिडरेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि वॉइड ना हो, इलीगल ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेट ड्यू ऑन वैगरिंग एग्रीमेंट। तो ये वैगरिंग मतलब हो गया जी कि हमें नहीं पता कि कंसिडरेशन है कि नहीं है, हमने कहा कि भैया शेयर ऊपर जाएगा तो पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, तो ये कंसिडरेशन नहीं है कोई, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अ डोनी हु अक्वायर्ड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट बाय वे ऑफ गिफ्ट, मान लो कि कोई डोनी का मतलब गिफ्ट जिसको मिल गया, ठीक है। तो अगर कोई किसी को गिफ्ट मिल गया है, ठीक है, गिफ्ट का टाइटल मिल गया है, इंस्ट्रूमेंट ऐसा मिल गया जिसमें गिफ्ट देना था, वो कंसिडरेशन नहीं है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है उसमें, गिफ्ट है उसमें। सो ही कैन नॉट मेंटेन एनी एक्शन अगेंस्ट द डेटर, उसकी, क्योंकि हम डेटर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे अगर कंसिडरेशन नहीं होगी। तो सिमिलरली मनी ड्यू ऑन प्रोमिस नॉट एग्जीक्यूटेड इन कंसिडरेशन
बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द लीज ऑफ द हाउस टेकन फॉर इमोरल पर्पस। अगर कोई एक मान लो कि प्रोमिसरी नोट था जिसमें मनी ड्यू थी, ठीक है, और उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना था, कंसिडरेशन ये थी क्योंकि हाउस लीज पे लिया गया था, रेंट पे लिया गया था, लेकिन अगर वो इमोरल पर्पस के लिए था, कंसिडरेशन अगर इमोरल पर्पस के लिए थी, इलीगल थी, तो भैया फिर वो भी सूट के लिए रिकवर नहीं हो सकती, वो भी सही नहीं है। वो कंसिडरेशन इलीगल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, वरना होल्डर एंड ड्यू कोर्स नहीं बन पाएगा। उसके बाद क्या लिखा होता, सेकंड कंडीशन क्या थी, जैसे हमने पढ़ा पीछे, बिकम द पोसेसर, यानी कि वो होल्डर पोसेसर बन जाए बिफोर द मैच्योरिटी, यानी कि जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब तक मैच्योर नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर अ पर्सन हु टेक्स अ बिल और प्रोमिसरी नोट ऑन द डे ऑन विच बिकम पेबल, मतलब जिस दिन वो पेबल हो रहा है, अगर उस दिन उसको मिल जाएगा तो उसके पास कोई लाइव कोई क्लेम नहीं है, वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो होल्डर ड्यू कोर्स तब बन पाएगा जब वो मैच्योरिटी से पहले उसको मिल जाए। ये नहीं कि आज ही उसको पैसा देना है तो भैया आज ही उसको मिल गया, मान लो आज ही पैसा देना था और उसी से प्रोमिसरी नोट आपको आज ही मिल गया वो, और आज ही आपको पैसा मिलने वाला है, दैट इज नॉट द केस। पैसा मिलने से पहले, मैच्योरिटी से पहले आपको मिलना चाहिए। सो बिकॉज ही टेक्स इट आफ्टर ही बिकम पेबल, अगर पेबल के बाद आपको मिल रहा है तो सही नहीं है। एज अ बिल और नोट कैन बी डिस्चार्ज एट एनी टाइम ऑन दैट डे, ठीक है ना, क्योंकि उस दिन आपका बिल, जब मान लो 4 अप्रैल को पेमेंट देनी थी और 4 अप्रैल को ही आपको मिला, तो 4 अप्रैल को अगर आपको मिला है तो आप होल्डर एंड ड्यू कोर्स नहीं खिलाओगे, बिकॉज 4 अप्रैल को पेमेंट का दिन है। पेमेंट के दिन से पहले आपको मिलना चाहिए। 3 अप्रैल को मिल गया तो आप बन जाओगे होल्डर एंड ड्यू कोर्स, ठीक है ना, वरना नहीं बन पाओगे। उसके बाद ही मस्ट बिकम अ होल्डर इन गुड फेथ, यानी कि आपको नहीं पता पीछे वाला बंदा क्या था, यही लिखा हुआ है ना। गुड फेथ का मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में, आप अच्छे सच्चे दिल से आपने ले लिया। सो इम्प्लाई दैट ही शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर नोइंग अबाउट एनी डिफेक्ट, यानी कि आपको अगर पता था कि पीछे जो जिसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पास था, ये जिसका था वो खुद ही फ्रॉड था, बी को एक्चुअल में पैसे मिलने नहीं थे, बी ने जानबूझ के बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका खो दिया या बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको जानबूझ के दे दिया। तो ऐसा अगर हो रहा है तो मेरे भाई वो फिर बंदा, अगर आपको पता था कि ये बंदा फ्रॉड है और आपने जानबूझ के ले लिया, तो फिर आप होल्डर ड्यू कोर्स नहीं कहलाओगे, ठीक है। सो इसलिए नोटिस ऑफ डिफेक्ट इन टाइटल रिसीव सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन विल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ होल्डर। कह रहा है कि अगर बाद में अगर आपको मिला है कि ये डिफेक्ट हो गया टाइटल का, तो फिर उसका टाइटल राइट्स ऑफ होल्डर ड्यू कोर्स को इफेक्ट नहीं डालता। पहले नहीं मिलना, यानी कि अगर आपको होल्डर ड्यू कोर्स से पहले आपको पता था कि ये तो भैया झूठ है, इसका जो जिसको मिलना था पैसा वो झूठा है, और जानबूझ के आप होल्डर ड्यू कोर्स बन गए, तो गलत बात है। और गुड फेथ के बाद कह रहा है कि इंडियन लॉ ने कहा है कि रीजनेबल केयर आपको करनी चाहिए ऑफ द होल्डर बिफोर ही एक्वायर द टाइटल ऑफ नेगोशिएबल, यानी कि आपको रीजनेबल केयर भी करनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर जो बिफोर एक्वायर द टाइटल, अगर नेगोशिएबल टाइटल एक्वायर करने पहले, ठीक है, रीजनेबल केयर करनी चाहिए कि वो आपका इंस्ट्रूमेंट सही आपके पास रहे। इंस्ट्रूमेंट को बेफालतू में नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए आपके साथ, मतलब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सतर्क नहीं हो अपने हिसाब से और आप ध्यान नहीं रख रहे हो, ठीक है ना, केयरलेस नहीं होने चाहिए, वो कह रहा है केयरलेस आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए, भले ही आपने ऑनेस्टली से आपने ये आपने होल्डर बने। सो अंडर कंडीशन ऑफ सफिशिएंट इंडिकेशन showing the existing of defect in title of transfer, the holder will not become a holder in due course, even though he might take a without any suspicion। कह रहा है कि अगर आपको कोई सफिशिएंट इंडिकेशन मिल गई थी शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिफेक्ट इन टाइटल, यानी कि आपको पता था कि जो ट्रांसफर आपको कर रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो टाइटल में उसके डिफेक्ट है, आपको पता था, तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनोगे। भले ही आपको सस्पिशन नहीं था कोई, भले ही आपको कोई शक नहीं था, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन आपको सफिशिएंट इंडिकेशन दे दी गई थी, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको बता दिया गया था और आप उस बात को समझ नहीं पाए, तो भी आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनोगे। समझ आ रही बात। इसलिए सच्चे दिल के साथ साथ आपको इंडियन लॉ में कहा है आपको एक तो रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी, दूसरा आपको अगर बता दिया गया था, इंडिकेशन दे दी गई थी, तो भी आप होल्डर ड्यू कोर्स नहीं बन पाओगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एक बिल मेड आउट बाय पास्टिंग टुगेदर पीसेस ऑफ अ टॉम बिल टेकन विदाउट इंक्वायरी,
मतलब एक बिल आपको मिल गया, ठीक है, पीसीस में, और विदाउट एनी इंक्वायरी, और आप विल नॉट बिकम द होल्डर, कह रहा है कि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनोगे। इट वॉज सफिशिएंट टू शो द इंटेंशन टू कैंसिल द बिल। अ बिल शुड नॉट टेकन विदाउट इंक्वायरी इफ सब्सिक्वेंट हैज बीन अराउंड। क्या मतलब है? मतलब कि एक बिल था, उसके टुकड़े कर दिए थे, ठीक है, एक बिल के टुकड़े कर दिए थे, और आपने उस बिल को उठा लिया, और आप सोच रहे कि मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाऊंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो भैया ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप ये बात सफिशिएंट है कि भैया ये इसका जो बिल को फाड़ा गया होगा, उसका इंटेंशन था बिल को कैंसिल करने का, और ये आपको पता है। तो बिल शुड नॉट बी टेकन विदाउट इंक्वायरी। अगर आप बिल को इंक्वायरी के बिना ले लोगे, इस सस्पिशन हैज बीन अराउंड, क्योंकि शक तो होगा ना, कि भाई अगर बिल फटा हुआ है तो आप उठा रहे हो, उसका मतलब कहीं ना कहीं तो शक जाएगा कि भाई आप जानबूझ के, आपको पता था ये बात कि भाई बिल को कैंसिल करना, तो बिल को कैंसिल करा होगा, आपने जानबूझ के उठा लिया, तो ये गलत बात है। क्योंकि वहां पर सस्पिशन अराउज हो चुका होगा, क्योंकि वहां पर तो शक पैदा हो चुका होगा आपके दिमाग में, तब भी आपने जानबूझ के उठाया। उसके बाद एक पोस्ट डेटेड चेक था जो कि रेगुलर नहीं था। इट विल नॉट प्रिक्लूड अ बोनिफाइड परचेज इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लेमिंग द राइट ऑफ अ होल्डर न्यू। क्या मतलब है? कि एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि डेट निकल चुकी है उसमें, और इट विल नॉट प्रीक्लूड अ बोनिफाइड परचेज इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब है? जैसे आपको पता है, चेक अगर आप बनाते हो तो चेक में आपका अगर डेट लिखती आती है, ठीक है, अब वो डेट अगर निकल भी गई, इसका मतलब ये नहीं कि चेक की एक्सपायरी हो गई, क्योंकि चेक की कोई ऐसी डेट नहीं होती, चेक की कोई एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है। उसमें चेक की डेट लिखी जाती है, कब बना है, तो वो कह रहा है कि वही कह रहा है, इट विल नॉट प्रीक्लूड यानी कि पहले से इसको मान नहीं लिया जाएगा, अ बोनिफाइड परचेज इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम क्लेमिंग द राइट ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि उसके जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट्स है, वो आपसे छीन नहीं ली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि पोस्ट डेटेड अगर चेक भी अगर मिल गया तो वो बोनाफाइड ही माना जाएगा, ठीक है। और उसका एक और चीज देखें तो इट इज टू बी नोटेड दैट इट इज अ नोटिस ऑफ डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द हिज इमीडिएट ट्रांसफर विच डिप्राइव्स अ पर्सन फ्रॉम क्लेमिंग द, कि एक नोटिस होता है कि डिफेक्ट अगर आपको मिल गया, तो ही आप अपने होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता। सो नोटिस ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ एनी प्रायर पार्टी डज नॉट इफेक्ट द टाइटल ऑफ होल्डर। नोटिस ऑफ डिफेक्ट जो है कभी भी आपका टाइटल ऑफ होल्डर पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना। आपको अगर ये पहले से पता था तो अलग बात है, लेकिन अगर बाद में आपको नोटिस मिल रहा है डिफेक्ट का, तो फिर कोई आपको होल्डर का टाइटल नहीं पता सकता, होल्डर तो होल्डर ही रहेगा, उसको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज थी। ये तीसरा था। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? होल्डर इन ड्यू को मस्ट टेक द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट एंड रेगुलर ऑन द फेस ऑफ, कि वही आपको रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा वैसे ही रखना पड़ेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, अगर वो अपना पैसे लेना चाहता है, एंड रेगुलर ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, रेगुलर तरीके से। ये थी आज की वीडियो। बाकी इससे रिलेटेड अभी खत्म नहीं हुआ है ये होल्ड एंड ड्यू कॉस्ट टॉपिक, अभी इससे रिलेटेड और भी टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहले आज की वीडियो के लिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि होल्ड एंड ड्यू कोर्स क्या होता है, क्या क्या उसकी कैसे कंडीशन थी। सबसे पहले क्या थी कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन होनी चाहिए उसमें, ठीक है, पोजेसर होना चाहिए, और साथ ही साथ वो अच्छे गुड फेथ में ले ले। ये ना हो उसको पहले से पता है अगर, तो फिर वो होल्डर नहीं बन पाएगा। रीजनेबल केयर भी करे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वो केयरलेस हो गया है। और सस्पिशन नहीं होना चाहिए उसको पहले से, जैसे कि एग्जांपल समझा था कि भाई अगर बिल फटा हुआ उसको मिल गया, कटा हुआ मिल गया, तो फिर साफ साफ बात है कि भाई आपने जानबूझ के होल्डर ड्यू कोर्स बनना चाह रहे हो। या कोई पोस्ट डेटेड चेक मिल गया तब भी वो होल्डर बना रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक नोटिस होता है, नोटिस देना पड़ता है डिफेक्ट ऑफ टाइटल का, कि जैसे कि मान लो कि ए ने आपका बी को ट्रांसफर करा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या बन गया फिर? होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, इसको नहीं पता था कि ए, उसके ए के टाइटल में डिफेक्ट है कि नहीं, ए फ्रॉड बंदा था या नहीं था, उसको नहीं पता। लेकिन ये जो लास्ट लाइन लिखी थी, इसका मतलब पता क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर कोई नोटिस ऑफ डिफेक्ट आपको मिला प्रायर पार्टी का, यानी कि ए को भी बिल किसी ने ट्रांसफर करा था, सी ने ट्रांसफर करा था, और अगर सी के टाइटल में ये डिफेक्ट था, तो भैया फिर आपका होल्डर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स तब भी बी रहेगा, चाहे उसको पता भी था कि सी का टाइटल में डिफेक्ट है,
क्योंकि सी के बारे में थोड़ी पता होगा भाई बी को जिससे मिला उसके बारे में बात हो रही थी यहाँ पर सारी, कि जो इमीडिएट ट्रांसफर है उसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। इमीडिएट ट्रांसफर कैसा था, ए ए के बारे में अगर नहीं पता था बी को, तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर बी को सी के बारे में पता भी था कि डिफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तब भी उसका टाइटल छीन नहीं जाएगा, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स तब भी रहेगा, वही लिखा हुआ नोटिस ऑफ डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ एनी प्रायर पार्टी। प्रायर पार्टी मतलब जो इमीडिएट ट्रांसफर से पहले पार्टी, डज नॉट इफेक्ट द टाइटल ऑफ होल्डर, ठीक है। और ये चीज थी, आई होप ये सब चीजें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।